वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रतिरक्षा के बारे में। और प्रतिरक्षा में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो, एक बात को क्लियर कर लो यहीं पर कि या तो तुम नीट की तैयारी कर रहे होगे, या तो तुम 12th में होगे, या तो 12th के बाद तुम सीयूईटी देना चाह रहे होगे, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाह रहे होगे। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करवाई जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रखे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अगर वो यहाँ से पढ़ रहा है। जिसने पढ़ा है, लेक्चर देखा है, उसको तो पता ही होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं हम सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ा दिया, प्रतिरक्षा क्या होती है, उसके कुछ टर्म वगैरह बताए। फिर मैंने आपको यह बताया कि एक्वायर्ड प्रतिरक्षा क्या होती है, इनएक्ट प्रतिरक्षा क्या होती है। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में कवर करवाया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर करवाया है। अगर आप नहीं इस लेक्चर को देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, इसको डिटेल में देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और अगर हम आज बात करने वाले हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के, तो इसके पार्ट हो जाते हैं जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। क्या होती है सर? इसको आपको पिछले लेक्चर में देखना पड़ेगा। अब देखो, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्वायर्ड और इनिएट। अब अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड में इम्यूनिटी दो प्रकार की हो जाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये दो तरीके की हो जाती है और इन दोनों को ही आज हमें डिटेल में कवर करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा को। देखो, ध्यान से समझो, अगर तुम समझ जाओगे तो लिख लोगे, नहीं समझ पाओगे तो केवल रट्टा मारते रह जाओगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है, सब चीजें तुम देखते रहोगे, हमेशा रटोगे। कुछ चीजें अगर तुम नहीं समझते हो तो हमेशा एक ही चीज तुम्हारे ऊपर रह जाती है, रट्टाफिकेशन वाला, जो कि कभी काम आपके नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं, उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सक्रिय प्रतिरक्षा में तुमको खाली एक ही चीज याद रखना है, एक ऐसी चीज जो कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा डेवलप होती है। अब मैंने पहले ही बताया था एक्वायर्ड, मैंने कल तुमको पढ़ाया कि सहज प्रतिरक्षा। देखो थोड़ा सा इसको देख लो, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया भैया कि सहज प्रतिरक्षा और एक कौन होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। एक कौन होती है भैया, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है वो बाई बर्थ होती है, मतलब हमें जन्म के साथ मिल जाती है। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो हम एक्वायर्ड करते हैं जन्म के बाद, और उसी का पार्ट हो जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। मतलब सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को हम उपार्जित करने वाले हैं, ये हमारे पास पहले से नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर हो गई तो आपको बस अब यहां पर ये याद रखना है कि आप प्रतिरक्षा को कैसे एक्वायर्ड करते हैं। इसी को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया बच्चा, सक्रिय और निष्क्रिय में। अगर मैं सक्रिय की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, सक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो आपके अंदर स्वयं से डेवलप होती है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके अंदर डेवलप करवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, हम या तो कह रहे हैं कि पहले से हमारे अंदर है, या तो हम कह रहे हैं पहले से कैसे है, पहले से ऐसे। देखो दो तरीके से हो सकती है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक रीजन ये हो सकता है कि जैसे तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, तुम लगातार बैक्टीरिया और विषाणुओं के संपर्क में आ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या हो रही है, उसके प्रति प्रतिरोधकता आ रही है। मैंने पहले भी इस चीज को बच्चा क्लियर किया था कि जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो पूरी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, उस पर स्मृति बना लेता है, उसको ध्यान रखता है। ठीक है, उसके प्रति प्रतिरोधकता बना लेता है। तो सपोज दैट अब आप खेल रहे हैं तो कई सारे विषाणु या बैक्टीरिया होंगे जिसके प्रति आपके अंदर प्रतिरक्षा बन गई होगी। ये बनी है बच्चा, पहले से नहीं थी, ये बनी तब है जब पहले तुम्हारे अंदर वो चीज आई। ठीक है, ये चीज समझ में आई? जब तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया गई तो उस बैक्टीरिया ने पहली बार तुमको इन्फेक्टेड किया, लेकिन हम इस बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आई थी, उसके प्रति प्रतिरोधकता क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि कौन करता है, प्रतिरक्षा तंत्र करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आएगी बच्चा। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि सपोज दैट कोई टीका वगैरह आपको लगते रहते हैं। तो टीका क्यों लगते हैं बच्चा? टीका इसलिए लगते हैं क्योंकि हम आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए हम टीका लगा रहे हैं उसके प्रति प्रतिरोधकता को। और टीका में ध्यान दे रहे मेरे बच्चे, जो टीका आपको लगता है वहां पर आपको जीवाणु डाला जाता है आपके अंदर। सपोज दैट ये कोविड वाला टीका इस समय लग रहा है, सभी को सब रिलेट कर पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे।
बहुत सारे बच्चे या तो बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसी चीजें हुई होंगी जिनको सभी लोग, लगभग तो सभी लोग, भाई आप 18+ होंगे, सही बात है, और सभी लोगों ने टीका वगैरह लगवा लिया होगा। तो आप टीका का मतलब समझते हैं। वैसे तो मैं टीका का अलग से लेक्चर पढ़ाऊंगा, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जानकारी लेना, बस एक चीज समझना है यहाँ पर, टीका का मतलब है बच्चा जो आपके अंदर टीका लगाया जा रहा है ना, वो टीका कोई दवा नहीं है। टीका के रूप में हम विषाणु को आपके अंदर डाल रहे हैं। जैसे कोविड-19 अभी आया है तो वो कोविड-19 को आपके अंदर डाल रहे हैं बच्चा, वहां पर कोई दवा वगैरह नहीं है। हम करते क्या है, उसको बहुत कमजोर बना देते हैं, बहुत 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 कमजोर बना देते हैं, इतना कमजोर बना देते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ सके। ध्यान से मेरी बात को समझना, हमने जो बच्चा कोविड-19 का जो टीका लगवाया है, वो बच्चा कोई टीका दवा वगैरह नहीं है कि आपने दवा है खाई है, वो आपने कोविड-19 को अपने अंदर करवाया है। अभी उसी से बचते थे, उसी से बचते फिर रहे थे, फिर जाके टीका लगवा लिए, मतलब उसी को लगवा लिए अपने अंदर। तो होता क्या है, हम टीका जब बनाते हैं तो उसको बहुत कमजोर कर देते हैं, बहुत कमजोर कर देते हैं, जिससे हमारा प्रतिरक्षा उससे लड़ पाए। और प्रतिरक्षा क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर स्मृति का, मैंने पहले ही बताया था, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, क्वाड वाला स्मृति बनाता है, मेमोरी कलेक्ट करता है। अब वो कोविड-19 के प्रति मेमोरी कलेक्ट कर लिया, फिर आपने सेकेंड डोज लगाई, फिर इसके बाद जब आपने सेकेंड डोज लगाई तो और मेमोरी बनी, जब आपने थर्ड डोज लगवाई तब और मेमोरी बनी। मतलब हो क्या रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम क्यों लगवा रहे हैं, फर्स्ट में बहुत 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 कमजोर किया हमने, सेकंड वाले में हमने थोड़ा सा मजबूत, और थर्ड वाले में हमने बहुत मजबूत डाल दिया। तो क्या हुआ, हमारे शरीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, हमें कोविड-19 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर टीका जो लगा था उसके प्रति प्रतिरोधकता आ चुकी है। तो सिंपल सी दो बातें समझ में आई कि प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, या तो जो आप खेलते कूदते रहते हैं, बैक्टीरिया विषाणु के संपर्क में आते रहते हैं, उनसे जो आपके अंदर प्रतिरोधकता डेवलप होती है, या तो जो आपके टीका वगैरह लगा दिए जाते हैं उनसे जो प्रतिरोधकता डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। सीधा सा मतलब है, समझ में आ गया होगा। अब हम इनके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि जब परपोषी एंटीजन का सामना हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र करती है तो क्या होती है, तब वो उसके प्रति सक्रिय हो जाती है और उसके प्रति क्या करती है, प्रतिरोधकता जताती है, स्मृति बनाती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही स्लो होती है। स्लो होती है तभी तो हम कह रहे हैं कि पहले कोविड-19 का पहला आपको लगा, फिर सेकेंड डोज लगा, फिर थर्ड डोज लगा, और इनमें साल भर का अंतराल रहा। तो ये स्लो होती है और लेकिन लंबे समय तक टिकी रहती है। अब जैसे कोविड-19 का आपके अंदर डोज लग चुका है तो ये लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रतिरक्षा बन चुकी है। अब आपके अंदर वो नहीं आ सकता क्योंकि पहले से डेवलप है। अगर वो अपनी मैकेनिज्म बदल कर आ जाए तो हो सकता है कि वो आपके अंदर आ जाए। जब तक उसकी पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं बदलेगी तब तक वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। और भी हम टीका की बात अच्छी तरीके से नेक्स्ट, मतलब कि जब भी हम टीका वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा की, तो सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब टीका वगैरह जैसे लगाना है तो टीका कभी कमजोर व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। अब आपको पहले से बुखार है, बहुत कमजोर हो, तो अगर आपको कोविड-19 का टीका दे दिया तो आपके अंदर कोविड-19 वायरस को प्रवेश करवा दिया गया टीका के जरिए, भाई टीका में यही तो होता है, तो आपको कोविड-19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। आपको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हेल्दी रहते हैं तभी आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो रहता है वो मजबूत रहता है। और अगर हम बात करते हैं आप मजबूत नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं, बुखार आ रहा है, तो आप टीका वगैरह नहीं लगा सकते। ये पहली शर्त होती है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि आप पहले से कमजोर हैं और टीका कोई दवा नहीं है। जिस चीज का हम टीका लगा रहे हैं उसी को हम अंदर आपके डाल रहे हैं कमजोर बनाकर, ताकि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र लड़ पाए। और वो पहले से कमजोर है, अगर बुखार वगैरह है तो फिर हम उसको नहीं लगाते हैं। मतलब कमजोर व्यक्तियों को सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब टीका वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, तो ये पूरी तरीके से स्मृति पर आधारित है। अभी तक इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे। टीका लगाने के बाद आपके अंदर स्मृति बनी हुई है। जब भी कोविड-19 प्रवेश करेगा तब वो टीका काम में आएगा और जो प्रतिरोधकता बनी हुई है वो एक्टिव हो जाएगी और कोविड-19 को मार देगी। ठीक है। समझ में आ गया। अब किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी बच्चे कमेंट बच्चा जरूर करेंगे। देखो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप खराब करना चाहते हैं खराब करिए, अच्छी करना चाहते हैं अच्छी करिए। जैसा भी आपको वीडियो लगा, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब से ज्यादा और लाइक से ज्यादा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या रहता है, पहले से बने प्रतिरक्षी
पहले से बने प्रतिरक्षी हमारे शरीर के अंदर डाले जाते हैं। मेरी बात को समझो, जब भी तुम्हें बुखार आ जाता है तो एंटीबायोटिक दवा खाते हो, या तो जब भी तुम्हें ग्लूकोज वगैरह चलता है तो मतलब चढ़ता होगा तब उसमें भी एंटीबायोटिक लगाया जाता है। तो इसमें यह डिपेंड नहीं करता कि आप कमजोर हैं कि आप मजबूत हैं। हम बाहर से पहले से बने हुए एंटीबॉडी को क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर डाल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझ बच्चा। देख, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या हो रहा है, हम आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा रहे हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, पहले से बनी बच्चा एंटीबॉडी को हम आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, नहीं आया तो कमेंट करो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि हम क्यों कमजोर व्यक्तियों को टीका वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करना चाहते हैं। और पहले से अगर वो व्यक्ति कमजोर है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होगा और एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। हो सकता है कि उसको रोग भी हो जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो इसमें हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डालते हैं। यहां पर कोई भी मजबूत या कमजोर से मतलब नहीं है। हम कमजोर व्यक्तियों को एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, आपको पता नहीं होगा। आपको बुखार आता है, आप एंटीबायोटिक खाते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं तब आप ग्लूकोज चढ़वाते हैं, ग्लूकोज में भी एंटीबायोटिक लगातार चढ़ती रहती है। तो आपको ये चीज पता होगी, रिलेटेड वे पर पता है, आपके साथ हो भी चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही ज्यादा असरदायक होती है। मतलब इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप पहले से बने एंटीबायोटिक खा लिए। अब सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या कर रहे थे बच्चा, पहले हम टीका लगा रहे थे, फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन रही थी, फिर स्मृति बन रही थी, ये सब चीजें चल रही थी, तो एक प्रोसेस धीमी हो गई। इसमें सीधी सी बात है भाई, पहले से बनी एंटीबायोटिक हमने खाया, वो असर कर जाएगी, सीधी सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही तीव्र होती है और यहाँ पर डिपेंड नहीं करता कि कोई व्यक्ति कमजोर है तो हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा वाला उपचार नहीं कर सकते हैं। हम बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी उसको दे सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आई, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये स्मृति पर आधारित नहीं है। भैया एक की बात बताओ कि ये स्मृति पर क्यों नहीं आधारित है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जो बच्चा कमेंट करना चाहता है जल्दी करो, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी करो बच्चा। कर लिए, चलो समझो। देखो, ये स्मृति पर क्यों नहीं आधारित है, क्योंकि आपको जब भी एंटीबायोटिक, आप खुद से रिलेट करिए, मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको याद करना, आप खुद से रिलेट करिए। जब भी आप बुखार की एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या कभी दोबारा फिर नहीं खाना पड़ता क्या? जब जब बुखार आएगा तब तब आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। यानी ये स्मृति तो नहीं बन रही। अगर स्मृति बनती तो एक बार खाने के बाद दोबारा ना खाना पड़ता। जैसे टीका केवल एक ही बार लगवाना पड़ता है, फिर इसके बाद टीका नहीं लगवाना पड़ता। बचपन में कई टीके लग जाते हैं जो कि उम्र भर काम करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर समझ रहे हो। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे हुए शिशु में माँ का दूध क्यों जरूरी होता है? इसका रीजन आपको बताना है। कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? जो जानता है भाई कमेंट करे, नहीं जानते तो समझो। आओ देखो, माँ के दूध में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है बच्चा? माँ के दूध में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें आईजीए एंटीबायोटिक होती है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भैया एंटीबॉडी क्या है हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी कंप्लीट। ये कई तरीके की होती हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीई, ऐसे करके 5 प्रकार 6 प्रकार की होती है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। अभी केवल तुमको एक पॉइंट याद रखना है कि माँ के दूध में, जो कि पीले कलर का, शुरुआत में व्हाइट कलर का नहीं निकलता बच्चा, शुरुआत में ये पीले कलर का निकलता है। और इसमें क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल में क्या पाया जाता है बच्चे? भैया आईजीए पाया जाता है, जो कि प्रचुर मात्रा में होता है। और आईजीए बहुत ही अच्छा अपने लिए क्या हो जाता है? एंटीबॉडी हो जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं विषाणुओं से क्या करती है? हमारे बच्चे की रक्षा करती है। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी बीमारियां हो सकती है उसको, तब भी उसको कई चीजों से खतरा रहता है। तो वो कैसे बनता होगा? वो कैसे बचता होगा? तब वो कैसे बचता है बच्चा? जो प्लेसेंटा रहती है, सर प्लेसेंटा तो हम नहीं जानते हैं, तो आपने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा क्या? प्लेसेंटा वो है जो कि माँ के गर्भ को शिशु से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या हो गई? प्लेसेंटा हो गया, ये शिशु हो गया, ये माँ का गर्भ हो गया।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो जो प्लेसेंटा है, इसी के जरिए मम्मी हमारी क्या देती है, हमको प्रतिरक्षा देती है, मतलब बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी मिल रही। ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चा। तो अगर मैं पूछूं कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, उसमें जो एंटीबायोटिक जो मतलब एंटीबॉडी जा रही है, वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? कौन कौन इसका जवाब दे सकता है? जो जवाब दे सकता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये बात मेरी बात तय है। और ये चैप्टर में इसको कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर वो इसका जवाब दे देता है तो। अगर वो यहाँ तक सोच पा रहा है तो पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन बस आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूं, ध्यान से समझना, समझ जाओगे। ठीक, मैं इस चीज को कहता हूं क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहता हूं। सर आप निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे कह सकते हैं? तो उसका रीजन है बच्चा, ये मैंने आपको निष्क्रिय और सक्रिय में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या बताया है, ये बताया बच्चा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो बाहर से दी जाती है। और अगर हम बात करते हैं शिशु की, तो शिशु के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही है, मां उसको दे रही है, मतलब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा, मुझको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। सभी बच्चे कमेंट करें कैसा वीडियो लगा। थैंक यू।